नमस्कार। बिहान इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में आप सबका स्वागत। बिहार के राजधानी पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक पटना हाईकोर्ट के एक डिसीजन ने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा रखी। कल पटना हाईकोर्ट ने एक डिसीजन में नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका देते हुए आरक्षण की सीमा 65% करने को रद्द कर दिया है। और इसी पर आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं दो विशिष्ट अतिथि। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट सागर सुमन जी और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट दीपक भास्कर जी। आप दोनों का स्वागत है सर। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सागर सुमन जी, सबसे पहले हम आप ही के पास आते हैं। आपने कल के जजमेंट को देखा होगा। जस्टिस के विनोद चंद्रन यही चीफ जस्टिस है उनका, और हरीश कुमार जी का खंडपीठ का जो डिसीजन आया है उस डिसीजन को आपने पढ़ा होगा। जरा मोटे मोटे तौर पे आप समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को कि इस डिसीजन में आखिर है क्या, क्यों आखिरकार नीतीश कुमार सरकार को पटना हाईकोर्ट की तरफ से इतना बड़ा झटका दिया गया है? देखिए, टोटल 87 पेजेस का जजमेंट है और 84 पैराग्राफ्स में ये सारा कुछ व्याख्यान किया गया है। तो इसको मोटे मोटे तौर पे भी समझाने के लिए कम से कम एक आध घंटे का एक पूरा क्रम चाहिए, लेकिन फिर भी जो एक सुपरफिशियल जो आप समझना चाह रहे हैं स्पष्ट तौर पर, ऐसा कुछ भी नया नहीं हुआ है जो सरकार के समझदारी से परे हो, जो न्यायविदों की समझदारी से परे हो, या जिसके एग्जाम्पल अन्य राज्यों में ना बिखरे पड़े हो। ये एक्सपेक्टेड था। भिन्न भिन्न राज्यों में राज्य की सरकारें लोकप्रियता के वश कहिए या अपने आप को बेहतर, वही लोकप्रियता ही है एक बड़ा पहलू, कि उन लोकप्रियताओं के तहत जो है इस तरह के निर्णय लेती है जिसके आधार को, जिसके फाउंडेशन को वो खुद ही स्पष्ट कर पाने में असफल होती है कि भाई बेस्ड अपॉन व्हाट आर दोज फाउंडेशंस के एक पैरामीटर सेट है। एक जजमेंट जिसकी आपने काफी चर्चा सुनी होगी, इसमें इंदिरा साहनी जजमेंट, तो ये एक पैरामीटर सेट करता है कि एक तो जो बार बना हुआ है कि 50% दैट कैनॉट बी क्रॉस्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इट कैनॉट बी ओवर रूल्ड और इट कैनॉट बी सेट असाइड, बट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस जहां पर राज्य सरकारों को, जैसे आप तो मौलिक अधिकारों को बेहतर समझते होंगे पत्रकार के नजरिए से भी, कि जो आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे पास है दो फंडामेंटल थिंग्स, तो आप उसमें 14 जो है वो आपको समानता का अधिकार देता है, 16 आपको अवसरों में समानता का अधिकार देता है। अवसर क्या? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या है? केंद्र और राज्य के प्रदत्त नौकरियां। तो अब इसमें जो है इसका दोनों में इसका जो सब आर्टिकल 4 है, चाहे आर्टिकल 16 का हो या 14 का हो, दोनों में ये प्रावधान निहित है कि राज्यों को ये एम्पावर्ड किया गया है कि इस आरक्षण के दृष्टि से देखते हुए आप अपने राज्य में ऐसी कोई जाति, प्रजाति, जनजाति जो इस विकास के पायदान में बहुत पीछे छूट गई हो, या जिसका रिप्रेजेंटेशन उस तरह की अपॉर्चुनिटीज में, पब्लिक सर्विस के अपॉर्चुनिटीज में शायद ही कहीं देखने को मिलता हो, या रिप्रेजेंटेशन उनका नगण्य रह गया हो, तो वैसे लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए राज्य जो है अपने तरफ से बना सकता है योजना। अब इसमें बहुत क्रिटिकलिटी में इसके हम नहीं जाएंगे। तो ये दो प्रिंसिपली जो सामने आपके रखा गया है कि एक तो उसी के सब आर्टिकल 4 में दोनों में राज्यों को ये शक्तियां प्राप्त हैं कि वो इस तरह के प्रावधान बना सकती है कि उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पैरामीटर्स है उस पे सेट करते हुए कुछ ऐसी जातियां जो अनटच्ड हैं, अभी भी जो है शिक्षा के पायदान पर, समृद्धि के पायदान पर, इकोनॉमिक और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स में वो अपने एजुकेशन के लिहाज से in proportionate to their population, they could not represent themselves in both of the criteria of the articles of constitution, article 14 and article 16, तो इनके लिए दिया गया है। लेकिन टू एन एक्सटेंट जहां तक ये इंदिरा साहनी जजमेंट कहता है कि जैसे आपके पास क्या है, आपके पास है कि आपने कोई बॉडी गठित कर दिया, उसके थ्रू जो है 2-3 इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके पास अगर जजमेंट हो, आप उसको खोल के बैठ सके, तो पैरा 60-61 से आप शुरू करते हैं इसको। गवर्नमेंट ने अपने तरफ से जो ये रिकॉर्ड है इस बार साइट किया है, जिसको के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट के सामने में पेश किया कि वो कौन सारे डेटाज हैं जिसको लेकर के इन्होंने नए पैरामीटर्स सेट किए अपने नए आरक्षण नीति को लागू करने के लिए। तो उसमें 2 क्राइटेरिया में उन लोगों ने इस डेटा को जो है रखा है। मैं टेबल पहले निकाल लूं उसका और फिर मैं आपको बताता हूं। ये है पेज नंबर 66
पैरा नंबर 63। जी जी मेरे पास है वो। जी, इसमें जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से पुट किया गया है, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हुए ये कहते हैं कि जनरल कैटेगरी में 3.19% लोग जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग हैं। बैकवर्ड कैटेगरी के लोग 1.75% हैं। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लोग 0.98% हैं, अप्रोक्सीमेटली 1%। एससी 1.13, एसटी 1.37, अदर रिपोर्टेड कास्ट 2.04। ये उनका रिप्रेजेंटेशन है इन गवर्नमेंट जॉब्स। अब मैं आपको लाना चाहूंगा पैराग्राफ 66 में, आप चले आइए। पैराग्राफ 66, पेज नंबर 69। The following extracts is made from the category-wise education data also found in the caste survey report specifically pointed out by the learned advocate general। लर्नेड एडवोकेट जनरल ये साइट करते हैं कि ये डेटा हम लोगों ने, जो बॉडी गठित की थी गवर्नमेंट ने, उन लोगों ने ये फाइंड आउट किया है। क्या फाइंड आउट किया है कि ये प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, डिप्लोमा, आईटीआई, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन मेडिकल, अदर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट और एक अदर्स, इन सारे कैटेगरीज में इन लोगों ने कास्ट वाइज, क्लास वाइज, जो जिसको आप कहें कि जनरल, बैकवर्ड क्लास, इनका रिप्रेजेंटेशन उसमें देखा गया है। तो इन तथ्यों को आधार बना करके गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो हमने पॉलिसी लाई है, इसको हमने, तो अब है कि सिर्फ इन दो तथ्यों से कैसे साबित कर दिया जाए। अब आप चले आइए संविधान के उस आर्टिकल के ऊपर जहां पे बात आकर के थमती है कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। आर्टिकल 16(4) जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जी सुनाई दे रही है। हाँ, जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें ये सब सेक्शन, इसका सब आर्टिकल 4 कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or post in favor of any backward class। ध्यान दीजिएगा, any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। राज्य को अगर लगता है कि उनका सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है तो वो इसके लिए अपने जो है सही, तो यहाँ पे एक जो जिसके ऊपर ये बात आई कि व्हाट इज एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड हाउ टू एडमिजर दी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया वो इतनी जल्दी में किया कि 2 दिन पहले डेटा आया, 2 दिन के बाद टेबल पे लेजिस्लेशन चला आया, और कुछ एक तो ऐसे सिली स्पेलिंग मिस्टेक्स है जो इन आईएएस के लेवल पे तो नहीं अपेक्षाकृत है कि इस तरह के मिस्टेक्स करेंगे। वो मेजर, MEASURE, मेजर को MAJOR मेजर लिखते हैं, और ये गजट नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अभी तक तो दिस हैज बीन द पार्ट ऑफ द जजमेंट। मैं आपको निकालूंगा तो आप अभी पेज नंबर याद नहीं है, बट समवेयर इट हैज बीन इन्यूमरेटेड बाय द आर्गुइंग काउंसिल मिस्टर मृगांक मौली। तो वो मैं आपको निकाल करके दिखाऊंगा, और कहीं पे वो डेटा होना चाहिए DATA, वहां पे DATE है। तो इस तरह के, मतलब इट वाज इन हैजल कि जितनी जल्दी हो सके पास इट। यहाँ तो लोकप्रियता की मारामारी है। आप अन्य राज्यों में देखिए कि कमोबेश, आप जाट गुज्जरों के मामले में, पटेल के मामले में, मराठा मामले में, हर मामले में यही हुआ कि उस राज्य की सरकार ने लोकप्रियता के वशीभूत होकर के इस तरह के निर्णय लिए जो संवैधानिक स्वरूप में ये अपने ही मानदंडों से, अपनी दी गई डेटा से उसको एक एनालिटिकल व्यू, एक सब्सटेंशियल व्यू नहीं दे पा रहे हैं कि वेदर दोज रिप्रेजेंटेशन इन द नेम ऑफ बैकवर्डनेस इज appropriate or not, it is going to the appropriate person or not। जब बात आती है क्रीमी लेयर की, कि those people whom have taken the advantage of the reservation and after 2 or 3 generations they are in a much better position, should their son be allowed to take the same reservation or not? This is also a question before the society and before the legislators and all those people whom are involved in such cases. So these are some, questions which has coin has both the sides. So similarly, it has both the arguments. तो ये तो आपके पहले सवाल का जो आपने कहा कि आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, तो मैं इसको पहले से मान के चल रहा था कि यही होना है। अन्य राज्यों में भी यही होता आया कि राज्य की सरकारों ने निर्णय लिया, सामने जनता के सामने रखा, उसके हिसाब से चुनाव कभी हुआ, लोकप्रियता मिली ना मिली, जो कुछ भी हुआ, अल्टीमेटली जुडिशियरी ने इसे ओवरटर्न किया और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। क्योंकि कोई ऐसा, देखिए, एक होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो कोर्ट ने हमेशा इस वर्ड पे एम्फेसाइज किया कि सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा परिदृश्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, विच शुड बी सब्सटेंशिएटेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, कि
इन कारकों से बाध्य होकर के ये लिया जा सकता है. But that too, again, it is being emphasized, over and above 50% is like, rarest of the rare. ओके मैं आपके पास आता हूँ। मैं ये समझना जरूर चाहूंगा आपसे फिर से सागर सुमन जी कि उपाय क्या है, लेकिन उसके पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक भास्कर जी। दीपक सर, जैसा कि आपने सुना, सागर जी ने बताया, एडवोकेट सागर सुमन जी ने बताया, और इसके पहले भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, 84 नंबर जो पारा है वहां कोर्ट ने ये इंगित किया है कि सरकार ने कोई कॉज नहीं दिया, कोई तर्क नहीं दिया है या मजबूत तर्क नहीं दिया है जिसके आधार पर उनके इस कानून को सही संवैधानिक माना जाए। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी बात हो गई जिसके कारण से जो है नीतीश सरकार इतनी हड़बड़ी में, जैसा कि सागर जी भी बता रहे थे, बहुत हड़बड़ी में, हैसल में, और जिस तरह की मिस्टेक वो बता रहे हैं नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन हुई है, क्या ऐसा कारण था कि नीतीश जी को इस तरह से इतना सीरियस इशू पे इतना क्या कहें असंवेदनशीलता के साथ उन्होंने काम किया 2023 के नवंबर महीने में? और ये कारण क्या रहा है? नीतीश जी के कैरेक्टर का ये पार्ट कभी रहा नहीं। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ है? और ये इस जो निर्णय हुआ है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? पीयूष जी, पहली बात तो ये है कि एडवोकेट साहब ने कहा जो, उससे मैं सहमत हूँ कि जब भी कोई आप इस तरह के कानून की तरफ जाते हैं और समाज को रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं, तो जरूरी ये होता है कि आप उसको जो कानूनविद के लोग हैं, सरकारों के पास इतनी बड़ी लॉयर की टीम है, इतने बड़ा उनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा है, तो उन लोगों को तभी ही कानून बनाने से पहले ही जो है इन सब पक्षों पर विचार करना चाहिए था और तब जाना चाहिए। हड़बड़ी हुई, हड़बड़ी किस लिए हुई उसका जवाब तो एडवोकेट साहब ने भी दिया कि जो पॉपुलैरिटी, अगर आपका फोकस सिर्फ ये है कि हमें चुनावी ढंग से इसको एड्रेस करना है, तब आप शायद मुश्किल में पड़ते हैं, और वो मुश्किल सिर्फ इसलिए हुआ है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज साइट करूंगा और उस एग्जांपल से सब कुछ क्लियर होगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 10वें अध्याय में एक बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा कि राजा अगर कोई कानून बनाए, कोई नीति बनाए, और वो जमीन पर जाते जाते नीति जो है वो फेल हो जाए, तो मेरे राजा को दोष मत देना। और फिर उन्होंने कंडीशनैलिटी दी कि क्यों नहीं दोष दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे राजा ने यह सोचकर, इस उद्देश्य, इस मनसा के साथ कानून बनाया कि मैं जनता का, लोगों का भला चाहता हूं, और वो कानून जमीन पर जाकर फेल हो गया भाई किसी भी वजह से, तो आप मेरे राजा को दोष मत देना, क्योंकि उसकी मनसा ठीक थी। लेकिन अगर मेरे राजा की मनसा ठीक नहीं है और कानून बनाया और वो कानून जमीन पर जाकर अच्छा ही करने लगा तुम्हारे लिए, तब राजा को दोषी मानना, क्योंकि उसकी मनसा ठीक नहीं। अब इस कानून के पीछे जो मनसा है, वो मनसा ये है कि बस किसी तरह से एक बड़े कुनबे को अपने साथ ले लिया जाए, है ना। अब जो बड़ा कुनबा है वो बेचारे तो अभी तक उनको यही नहीं पता था कुछ दिन पहले तक कि उनका रिजर्वेशन बढ़ गया है ना। मैं सच बता, अभी तक उनको यही नहीं पता था कि उनका रिजर्वेशन बढ़ गया है, ठीक है। और अभी जब उनका रिजर्वेशन खत्म हो गया है, तब भी वो धान का जो है ना बीज लगा रहे होंगे किसी खेत में, उनको तब भी नहीं पता है कि उनका रिजर्वेशन खत्म हो गया, ठीक है। तो जो मनसा है ना, मेरा सवाल उस पर है, सरकार पे मेरा सवाल ये है कि आपकी मनसा ठीक नहीं। आप मनसा था कि हमको वोट ले लेना है, हमको जो है ना चुनाव में फायदा ले लेना है। आप अपने फायदे के लिए ज्यादा प्रेरित थे, रादर कि आप जनता का उससे क्या फायदा, ठीक है। तो एक बात तो ये है, इसीलिए जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा इस तरह की मनसा के साथ, तो वो जमीन पर जाकर फेल ही होगा। और ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी निर्णय बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें, जैसे फॉल इन लाइन की नोटबंदी, मनसा ही ठीक नहीं थी तो फेल हो गया, है ना। आप जब मनसा ठीक होगी, जिस भी चीज में मनसा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ठीक नहीं था, इसलिए ये हुआ। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जैसे संतोष सर ने बताया, सुमन सर ने बताया कि भाई कानून का तो वो जानकार है। मैं तो एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते जितना हम लोग पढ़े उतना ही जानते हैं। लेकिन सैद्धांतिक तौर पे अगर देखें तो सैद्धांतिक तौर पे दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जैसे ही हम बात करते हैं, है ना, वहीं पर हमारे साथ एक और चीज जुड़ जाता है जिसको बार बार कानूनविदों के द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन राजनीति के सिद्धांतों में इसकी बड़ी बड़ी पुरजोर समर्थन के साथ इस पर बहस हुई है। और जॉन रॉल्स जैसे लोग, जो उन्होंने थियरी ऑफ जस्टिस लिखा और आज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थियरी है न्याय की, उसमें उन्होंने
बड़ी संजीदगी के साथ ये कहा कि इक्वालिटी, उन्होंने 2 प्रिंसिपल दिया। उन्होंने कहा कि, और रिजर्वेशन से कनेक्टेड बात ये है, इसलिए मैं इसको यहाँ साइट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 2 प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल है लिबर्टी प्रिंसिपल, स्वतंत्रता का। तो स्वतंत्रता का सवाल तो सॉल्व है, सबके पास वन मैन वन वोट दिस दैट के थ्रू अवेलेबल है। लेकिन दूसरा उन्होंने कहा कि इक्वालिटी प्रिंसिपल, और इक्वालिटी प्रिंसिपल में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, कहा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज जनरल, वो सबके लिए होना चाहिए और वो सबके लिए है। लेकिन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करने के लिए, है ना, उसके लिए इक्वालिटी ऑफ कंडीशन की जरूरत है ना। कंडीशन सभी की बराबर नहीं है, इसीलिए अपॉर्चुनिटी कोई सभी लोग एक्सेस नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि यूपीएससी में 21 साल और एक ग्रेजुएशन का डिग्री ले लीजिए 50% का, आप एलिजिबल हैं। लेकिन क्या इस देश के 12 लाख ही लोग आईएएस बनना चाहते हैं जो हर बार प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, है ना? इसका मतलब यह है कि 12 लाख से ज्यादा लोग उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका ड्यूरेशन। अब पीएचडी क्या मात्र प्रोफेसर क्या 2-4-10% लोग ही बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते, क्योंकि इतनी लंबी पढ़ाई के लिए जो खर्चा है पीयूष जी, वो सभी के लिए संभव नहीं है। आप लॉ इतना 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 सोफिस्टिकेटेड जॉब कैसे बना? क्योंकि आप सोचिए कि दिल्ली, पहले आप ग्रेजुएशन कीजिए, फिर उसके बाद एलएलबी कीजिए, इतनी लंबी पढ़ाई करने के लिए सबके पास कुवत नहीं। इसीलिए जब सबकी कंडीशन एक नहीं है, तो सब आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का आर्गुमेंट देकर के भाग नहीं सकते। एक बात, एक और एग्जाम्पलीफाई मैं करूंगा इस चीज को और खत्म करूंगा कि एक सांप है, एक घोड़ा है, एक बंदर है और एक मछली है। सबको एक अपॉर्चुनिटी दे दी गई है एक लाइन पे खड़ा होकर के कि सब पेड़ पे चढ़ जाइए। अब एक चीज है कि पेड़ पर बाय डिफॉल्ट ट्रेनिंग किसके पास है चढ़ने का? बंदर के पास है, तो बंदर तो चढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो आर्ग्यूमेंट है उससे मैं थोड़ा असहमत होता हूं, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ कंडीशन अगर नहीं है तो अपॉर्चुनिटी एक्सेसिबल नहीं। इसीलिए अब सरकार की बात करें अगर, कि सरकारों ने क्या किया, ये गेम प्लान, रिजर्वेशन इस देश में ना सब दिन से गेम है। मुझे ना, जबकि मैं मन से ये मानता हूं कि इस दुनिया का एकमात्र पॉलिसी है जिसने एक बड़े सेक्शन को उठा करके बृहद तौर पर इंपावर किया है, सशक्त किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई दुनिया की ऐसी पॉलिसी नहीं बनी जिसने जो है ना एक एकदम से निकृष्ट प्राणी को उठा करके जो है ना बड़े पद पर बिठा दिया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो रिजर्वेशन अच्छी चीज होने के बावजूद भी इसका जो पॉलिटिकल यूज है, उसने इस नीति को नीति ही नहीं रहने दिया। इस नीति के अंदर जो नियत थी ना, नियत को ही गड़बड़ा दिया गया। अब नियत इसमें सिर्फ ये है कि ये मेरा, है ना, पॉलिटिकल टूल है, राजनीतिक हथियार है, उसकी वजह से ये हुआ। और जो एडवोकेट साहब ने अभी कहा कि हमें विचार किस बात पे करना चाहिए था कि भाई किसको किसको निकाला जा सकता है, तो जाने का रास्ता तो है रिजर्वेशन में, उधर से निकलने का रास्ता जो बंद कर दिया गया है, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ती जा रही। ये बात सही है कि कोई भी आदमी कहेगा कि भाई एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, लेकिन है ना 1, 2, 3 ये अलग अलग नंबर नहीं हो रहा है। ये नंबर जो है ना 1+1+1+1+1+1+1, राजा का बेटा, है ना, राजा ही बनता जाएगा, तो ये समस्या तो खड़ी होगी। तो मेरा कहना ये था कि 1, 2, 3 एक सीरीज में नंबर जाएगा, तो एक नंबर अलग है, 2 नंबर दूसरे आदमी को मिलेगा, 3 नंबर, ऐसे करके आगे बढ़ पाएंगे शायद हम। लेकिन हुआ गलत, हुआ क्या कि 1+1+1+ ही होता गया। अब इसमें कई लोग जो है ना ये आर्गुमेंट देते हैं कि देखिए जी, पहले तो पहला जनरेशन जो है, मान लीजिए कोई अदर बैकवर्ड कास्ट की बात मैं करूं कि पहला जनरेशन है और दूसरा जनरेशन उसका जो है पढ़ लिख करके कुछ बड़ा बनता है, और फिर तीसरा जनरेशन जो है उसका बड़ा बनता है। लेकिन जो दूसरा परिवार है वो यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पास कंडीशनैलिटीज की कमी है। अब इस आर्गुमेंट को तो सरकार ही सॉल्व करेगी ना, कि भाई जो दूसरा परिवार छूट रहा है हम उसको कैसे शामिल करेंगे, एक बात। दूसरी बात, एक और आर्गुमेंट पीयूष जी दिया जाता है कि चूंकि जनरल कैटेगरीज में, है ना, कम पॉपुलेशन है ना, कॉन्सेप्चुअली जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन बेस्ड तो है नहीं, ओपन कैटेगरी है, किसी को भी इच्छा हो तो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक आर्गुमेंट जो इनफॉर्मली डिस्कस करने वाली बात है, वो कहा जाता है कि चूंकि सभी जगह जो है
अपर कास्ट लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए आपको वो घुसने ही नहीं देंगे। ये एक पॉलिटिकल आर्गुमेंट है। अब इस आर्गुमेंट का जवाब थियोरेटिकली नहीं दिया जाता, है ना? कि ऐसा तो नहीं है, जेएनयू में हम लोग भी पढ़े, है ना? अब डिस्क्रिमिनेशन का जो मामला है वो एक अलग आर्गुमेंट, एक अलग विषय है, लेकिन उसको रिजर्वेशन में बार-बार जोड़ करके इसकी जो नियत है ना, जो नियत है इस नीति की कि हमें एक बड़े से बड़े सेक्शन को उठा करके मेन स्ट्रीम में लाना है, उस नियत पर ही सवाल उठता चला जा रहा है। और अंतिम बात मैं कहूंगा कि अगर आप परिवर्तन के लिए रेडी नहीं है, कोई भी समाज, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, तो उसका नियति जो है ना, वो बेकार ही है, वो खत्म ही होना है। क्योंकि परिवर्तन होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिज़र्वेशन खत्म, मैं उसके पक्ष में तो कभी नहीं हो सकता हूँ। क्योंकि ये बहुत ही सैद्धांतिक तौर पे मैं मानता हूँ कि दुनिया की एकमात्र पॉलिसी है जिसने इतने बड़े समाज को, पॉपुलेशन को, जनसंख्या को उठा करके सशक्त किया है। उसमें मैं रेडी हूँ, लेकिन आप मंशा तो ठीक करेंगे ना। आपको रिज़र्वेशन देना है तो आप दीजिए। दीजिए तो उसके लिए इतनी हड़बड़ी नहीं है, है ना? संविधान में भी जो आरक्षण दिए गए, इतनी बहसें हुई। आप सीएडी का देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का डिबेट देखिए, रिजर्वेशन पे इतना डिबेट है, लेकिन आप उसको आए, आपको लगा कि अच्छा चुनाव है, रुको कर दे। तो जाट आरक्षण ऐसे ही किया गया तो वो फेल हो गया, मराठा भी ऐसे किया गया तो वो फेल गया। आपने आज कितना बड़ा धोखा हुआ है। मैं कल रात में सोच रहा था पीयूष जी, इस आरक्षण के तहत हजारों टीचर अपॉइंट हो गए हैं, उनका क्या होगा? इस बढ़े हुए आरक्षण के तहत हजारों शिक्षक अपॉइंट हुए हैं, क्या अब उनकी नियुक्ति का क्या होगा? तो ये जो सवाल है ना, ये मैं कह रहा हूं ना कि लॉयर की टीम जिसको आप इतनी सैलरी देते हैं स्टेट एक्सचेकर से, वो क्यों नहीं आर्गुमेंट प्लेस कर पा रहे हैं कि जी हमारी सरकार ने इस विषय पर ऐसे करके ढंग से सोच करके ये आर्ग्यू किया। वो तो आप कर नहीं पा रहे। जी 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 दीपक सर। सागर सुमन जी, मैं आपके पास एक बार और आता हूँ। जी जी, ये जो जजमेंट हुआ है, इस जजमेंट के बाद अभी बिहार सरकार कहें या नीतीश सरकार कहें, एनडीए की सरकार कहें, इनके पास अगर इनकी मंशा है कि ये हमारा लागू होना चाहिए, ये जो आरक्षण देने की बात है, सारे पार्टियां लगभग पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियां इस पे एकमत है। तो अगर एनडीए भी अगर चाहता है कि ये एकमत है इस विषय को लेके और चाहते हैं कि आरक्षण लागू हो, सरकार के पास कौन कौन सी तरीके बचते हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से उपाय अभी फिलहाल आपको दिखते हैं? देखिए पीयूष जी, सरकार के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। पार्लियामेंट इज सुप्रीम। We do not legislate the law. We, the judiciary, do not legislate the law. It is the parliament, it is the house of the people which legislates the law. We are bound to supervise the things. We are bound to supervise the thing within the constitutional periphery. कि कोई भी आपका बनाया हुआ लेजिस्लेशन संविधान के दायरे से बाहर ना जाए, संविधान के मूल अधिकारों को चुनौती ना देता हो, संविधान के किसी खाने दिए गए किसी भी न्याय हित के आलोक को खंडित ना करता हो। अब है कि हम तो सुपरवाइज करेंगे तो हम स्क्रूटनाइज भी करेंगे। जब स्क्रूटनी करेंगे तो हम हर छोटे छोटे तथ्यों पर देखिए, एक समाज कितना शिक्षित है या एक समाज में कितनी प्रतिशत नौकरियां हैं। अभी एक तो सरकार ने खुद ही साबित कर दिया कि ठीक है, फॉरवर्डों के पास, जनों के पास 3.15 है। सागर जी थोड़ा समय का कमी है, आधे घंटे होने जा रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ ये हम एकदम मिनिमाइज करते जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू मिनिमाइज इट। तीन जो उपाय बचे हुए हैं उस पर बात कर लें। उपाय सारा रास्ता खुला हुआ है। सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, एसएलपी लेकर के आए, वहां पे जिस तरीके से भी उसको चुनौती देना चाहे लाके वहां दे सकती है। सरकार नए सिरे से, राज्य सरकार कुछ नए तथ्यों के आलोक में और कुछ अच्छा एक बढ़िया बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करके जो कई एक पैरामीटर्स पे आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का एनालिसिस करे और एक अच्छा कंक्रीट डेटा कुछ फाइंड आउट कर सके, जिसको कि सब्सटेंशियल वे में कोर्ट के सामने आधार बनाया जा सके और उसके बेसिस पे ये कुछ आमूलचूल परिवर्तन करके नए सिरे से इसको ला सकते हैं। केंद्र में भी सरकार है, आप केंद्र की सरकार, अगर आप कह रहे हैं कि सब में सहमति बन गई है तो फिर पार्लियामेंट आपके हाथ में, आपको सोचने की क्या जरूरत है? कहिए सरकार से और जो चाहिए पास करवा लीजिए, फिर हम देखेंगे जब स्क्रूटनी होगा तो होगा। अभी कम से कम हो जाए कि हाँ नहीं, this has to be continued. That has been consented by the recently. मैं आता हूं दीपक सर आपके पास। Recently chosen parliament. तो they are having all the doors open. उनके लिए सारा रास्ता खुला हुआ है। नियत क्या? That is the ultimate question to be asked. और जो मैं आपसे कह रहा था उस समय, आप पैरा 4 देखिएगा जहां पे ये फाइंड आउट हुआ था। Referring to the preamble, the learned senior counsel also point out that
in casual manner in which the drafting was carried out, employing words with any meaning, especially in the portion where the very object of the amendment is proclaimed. The affirmative measures have been wrongly termed as major. MEASURE measure has been termed as MAJOR measure. This is how these IS are working, and therefore only 800 people are qualifying every year. Thank you very much. और कोई Thank you, इससे sir. संबंधित कोई सवाल हो तो बताइए। सर, नहीं, मैं हाँ एक पॉइंट जी, ऐड दीपक कर जी। रहा हूँ। बिहार इंडिया के दर्शकों और जो भी लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, मैं उनके लिए एक बात कर रहा हूँ कि देखिए, जी। इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये जो अभी निर्णय हुआ है ना, तो अब अचानक से हर चीज जुडिशियरी पर के माथे पर चला गया। अब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नारियल लेकर के माथा फेंक दिया कि ये जुडिशियरी ने कर दिया ऐसा, और सभी लोग जो है ना अब जुडिशियरी पर सवाल खड़ा करना शुरू कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारा आता है, माथा भी तब आप काफी मजबूत है ना, नहीं मैं कह रहा हूँ सर कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर निर्णय आता है तब तो आप सेलिब्रेट करते हैं, है ना। सवाल जुडिशियरी के कंपोजिशन, है ना, ये सब पर नहीं है। सवाल जो है वो सरकार के नियत पर है। नियत। सरकार अगर संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में चीजों को बनाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको कभी रिजेक्ट नहीं कर। सुप्रीम कोर्ट का काम है जुडिशियल रिव्यू करना, है ना। सुप्रीम कोर्ट इस जी। मामले में एक्टिविज्म नहीं कर रही है, रिव्यू कर रही है कि इन अकॉर्डेंस विद द लॉ है कि नहीं। तो इसीलिए जी। जो लोग भी अभी सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट पर डालना या हाई कोर्ट पर डाल रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप बचें। लोगों का भी जुडिशियरी पर बड़ा भरोसा है, विश्वास है, उसको बार बार तोड़ने की कोशिश जो है ना पिछले कई सालों से चल रही है, उससे लोगों को बचना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार न्यायिक प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा उठ गया तो लोगों के पास, आम जनों के पास असल में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि राजनीति तो उनको ऐसे ही खिलौना समझती है, और जहां उनके पास कुछ उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस बड़ी कॉन्स्पिरेसी से लोगों को बचना चाहिए, बस इतना जी, कहना। दीपक सर, अब लास्ट अंतिम पड़ाव पर हम आपसे एक सवाल और लेते हैं। जैसा कि एडवोकेट सागर सुमन जी ने भी कहा, इंगित किया, बताया, एक 9th शेड्यूल की डिमांड हो रही है कि 9th शेड्यूल में इसको डाला जाए। तेजस्वी यादव इसको लेके बात कर रहे हैं। आप और हम और लोगों ने भी बात की है। अब और यही दिखाया जा रहा है कि जयललिता जी ने कैसे अपने स्टेट में, तमिलनाडु में इसको बढ़वाया था। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और ये डीएमके, एआईडीएमके के सहारे से चल रही थी, और उस वक्त उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को ये कह के जो भी प्रेशर पॉलिटिक्स होती है भीतर पर्दे के पीछे, उसको कह के उन्होंने ये करवा 9th शेड्यूल में डालकर इसको लागू करवा दिया। आज सेम परिस्थिति बिहार के जेडीयू नीतीश कुमार जी के साथ है। बीजेपी इस पे कहती है कि हम इसके पक्ष में है, जेडीयू कहती है कि हम इसके पक्ष में है, आरजेडी कह रही है हम इसके पक्ष में है, लेकिन आरजेडी अभी विपक्ष की पार्टी है दोनों जगह। मेरा ये कहना है कि अगर दोनों स्टेट, दोनों जगह से अगर रिजेक्ट हो गया, प्रधानमंत्री जी सच में चाह रहे हैं कि बिहार का हम भला करें, नीतीश जी अगर सच में चाह रहे हैं भला हो, तो क्या वो जाके प्रेशर नहीं दे सकते हैं कि भाई इसको 9th शेड्यूल में शामिल किया जाए, ताकि जुडिशियरी रिव्यू से इसको बचाया जा सके? नीतीश जी क्या कमजोर हैं, या वो बार्गेनिंग अभी कैपेसिटी उनकी है या नहीं है? इसी डिसीजन, कई सारे ऐसे डिसीजन हैं बिहार में, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके सारे पार्टियों में एक मत राय है। इन्हीं की सरकार है, इसके बावजूद वो लागू नहीं हो पाता है। इस कानून के, इसके साथ साथ बिहार का विशेष राज्य का दर्जा को देख लीजिए। आरजेडी कहेगी हम चाहते हैं, जेडीयू कहेगी हम बिल्कुल चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं, बीजेपी कहेगी हम भी चाहते हैं, लेकिन लागू कोई नहीं कर रहा है। तो क्या, मेरा यही सवाल है कि क्या जयललिता की तरह, जयललिता जो दिवंगत हैं उनकी तरह नीतीश कुमार जी के पास वो नहीं बचा है बार्गेनिंग पावर? पीयूष जी, इसका एकदम संक्षिप्त में मैं एक बात कहूँ। देखिए, अभी जी सागर सुमन सर भी उस बात को साइट किए जो कौटिल्य ने कहा, और मैंने उन्हीं का जी रेफरेंस किया। मन साफ जी है ना, जी अगर आपका नियत ठीक है ना, दुनिया और आप अच्छा करना चाहते हैं, अगर सामान्य लोगों के लिए, जनता के लिए, आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। हर चीज, लोग कहते हैं कि तुम एक, है ना, नॉर्मल का फिल्मी बात, फिल्म में भी कहा जाता है कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहो तो पूरी कायनात आपका समर्थन में आ जाती है ना, कहते हैं। अगर इस डायलॉग जी को ये बड़ा नियत अगर साफ रहेगा तो दुनिया का कोई ताकत ना बिहार को ऊपर ले जाने से नहीं रोक सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नारियल ले करके सब हाथ में रखा हुआ है, ये इसके माथे पे फेंकता है, फिर उसको वो सोचता है रुको उसके माथे पे फेंक दो। तो विपक्ष हो या पक्ष हो, ठीक है ना, ये सब लोग मिल करके बस अपना अपना सोच रहे हैं। कोई, अच्छा वो बताइए, अगर आपकी नियत साफ है तो बिहार में पटना यूनिवर्सिटी को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? बना बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है,
सिर्फ एक लेजिस्लेशन पास करना है, वो नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ 1000 करोड़ रुपए का खर्चा है, कुछ नहीं है। सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, अभी जो नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हैं सागर सर, उससे बहुत बेहतर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है पटना यूनिवर्सिटी के पास, वो आप कर पा रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, फेसबुक ट्विटर देखिए, आप कर क्या रहे हैं वो देखिए। नियत क्या है? नियत है कि दरभंगा में मेट्रो बनेगा। अरे तो दरभंगा में मेट्रो बना क्या करेगा? जो है अपने घर से लोग मेट्रो में पोखर पे जाकर मछली मारने, क्या मेट्रो की जरूरत दरभंगा में है? लेकिन आप ये बना रहे हैं कि ऐसा ड्रीम क्रिएट कर रहे हैं जो आदमी सोच ही नहीं पाए, लगेगा हाँ वो अच्छा होगा, ये वाला ठीक नहीं, वो वाला अच्छा होगा। आपकी अगर नीयत साफ रहती है ना, तो आप पूर्णिया जैसी जगह पर एक जो है ना बड़ा अस्पताल खोल लेते, एम्स ले आते। वो नहीं कर पा रहे, आपकी नीयत ही नहीं है। तो प्रॉब्लम वो है कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा कितनी सी बड़ी बात है, कितना बजट ये लोग करता है, बजट कितना एलोकेशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से राज्यों के पास विशेष राज्य का दर्जा है, लेकिन नियत ही नहीं। आप करें 9th शेड्यूल में रिजर्वेशन को लाने की बात, कांग्रेस की सरकार ले आई है ना। तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री बना दीजिए, वो जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये करेंगे करेंगे करेंगे। ऐसी है, मतलब मुझे ना किसी से अब उम्मीद नहीं है। मुझे बस ये है कि अगर प्रकृति अपना बाढ़ कम लाए, सुखाड़ कम लाए, है ना, और लोगों का जीवन उसी से बेहतर रहे। क्योंकि राजनेता क्या कर रहा है, एक रोड बना रहा है। नीतीश कुमार जी का लैंग्वेज बहुत गड़बड़ हो रहा है। वो क्या करें, मैंने ये दे दिया, अरे आपने दे दिया, आपको हमने जनता ने चुन के भेजा था करने के लिए। आप हर चीज को मैं के संदर्भ में क्यों साबित कर रहे हैं ना। तो इसीलिए जो कहिएगा कि 9th शेड्यूल की बात, 9th शेड्यूल का तो बात छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि अगर इन लोगों का बस चले, इन लोगों का बस चले तो जो है वो भी खत्म कर, है ना, इतना ही है। तो नियत का सवाल है, नियत अगर अच्छा होगा। अभी क्या प्रधानमंत्री बार्गेनिंग कैपेसिटी, नीतीश कुमार जी का तो अपने लाइफ में सबसे ज्यादा बार्गेनिंग कैपेसिटी के समय में वो अभी है। जब वो चाहे तो प्रधानमंत्री को जो है गिरा दें। ऐसी बार्गेनिंग कैपेसिटी तो नीतीश कुमार के साथ अभी तक कभी भी नहीं, लेकिन आज उनके पास वो कैपेसिटी है। जब उनके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी आई पीयूष जी, सागर सर, तब वो प्रधानमंत्री जी का पैर छूने लगे। मुझे तो इसी बात से बहुत दुख है। जब मोदी जी अमेरिका में घूम रहे थे ना, तब नीतीश कुमार विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे बाढ़ का, है ना। जब मोदी जी राजनीति का रॉ नहीं जान रहे थे, तब नीतीश कुमार जी मंत्री बने हुए थे, और वो इतना सीनियर आदमी प्रधानमंत्री के पैर पड़ जा रहे हैं। मतलब अब बार्गेनिंग आपका कहाँ रहा? आप अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी को इतनी बुरी तरह से लूज करेंगे तो बिहार का भविष्य तो ऐसे ही खराब। और मोदी जी आकर के बनी बनाई हुई चीज को इनॉग्रेट करने से मुझे बहुत दुख होता है कि आप बना के देते हमको एक यूनिवर्सिटी, है ना। एक मौन प्रधानमंत्री ने इस बिहार को 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय दिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने। आप जब प्रधानमंत्री बने हैं तो आप आज 15वां साल का टर्म शुरू हो गया है आपका, आप हमको एक यूनिवर्सिटी दे देते तो हमारा जो 12 करोड़ का पॉपुलेशन है उसका कम से कम उसको तो कैटर होता, लेकिन आप वो कर नहीं रहे। तो नियत ही नहीं है जो सवाल है, बस। बाकी तो जनता को समझना है, जनता ने चुना है। अब नीट का, पहले आप बोल रहे हैं कि नीट का एग्जाम में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, फिर बोल रहे हैं कि नीट को जो है हम हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है पीयूष जी की सरकारें उससे ज्यादा सर नीट पे क्या मजेदार है बीजेपी का स्टैंड। बिहार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं नीट पे कि पेपर लीक नहीं हुआ। बिहार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो बीजेपी के हैं वो कहते हैं कि पेपर लीक में तेजस्वी जी शामिल। अब ये एक पार्टी का, एक सरकार का स्टैंड इस तरह से। आप सोचिए कि बिहार के बच्चे जो कोटा में जा के अपना जान दे रहे हैं, है ना, उनका क्या भविष्य। मतलब इन लोग ये जो है ना गिद्ध हो चुके हैं, इनको अब किसी के भविष्य की चिंता नहीं है। और मैं बहुत दुखी होकर कह रहा हूँ, मैं कभी पार्टी लाइन नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इतना बुरी तरह से अगर लोग परेशान होंगे तो किसी न किसी, देखिए सत्य का ना, सत्य बैलेंस में नहीं चलता, सत्य एक तरफ होता है। अगर आप सत्य बोलेंगे तो एक तरफ ही होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा बीजेपी भी ठीक है, अच्छा आरजेडी भी ठीक है, ऐसे सत्य नहीं चलता। सत्य तो बैलेंसवादी लोग मुझे कभी पसंद नहीं है, बैलेंसिंग का बात नहीं है। सरकारें एकदम निहायत रूप से गलत कर रही हैं। और रिजर्वेशन का मामला था तो उसको आप ठीक ढंग से जाइए, सुप्रीम कोर्ट में लड़िए, और लोगों से अगर आप सही में चाहते हैं, जो आर्गुमेंट सर ने बोला अभी पैराग्राफ दर पढ़ करके, अगर आप सही में लोगों का भविष्य अच्छा चाहते हैं तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में लड़िए, एसएलपी लेके आइए, ठीक है ना। ये सब प्रक्रिया है, हम लोग वो करके देखे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत लड़ाइयां लड़ी हम लोगों ने इसके लिए, और उसमें देखे कि सुप्रीम कोर्ट हमें दिया है ना, वो सब हमें राहत मिलती है, तो लेके आइए। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ नहीं करेंगे, यहीं पर करेंगे बस।
थैंक यू वेरी मच। जी जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती। इसी के साथ हम अपनी इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सागर जी, आप सर, कुछ कहना चाहते थे क्या? कहना कुछ चाह रहे कहना चाहते थे क्या? इसमें कहना चाहते थे कि देखिए, बहुत सही प्रोफेसर साहब का भी आंकलन है। राजनीतिक दलों को सच में नारियल की तरह इसको एक दूसरे के ऊपर फेंकना है, उछालना है और उससे अपना वोट का पॉलिटिक्स करना है। सारा कुछ सरकार के हाथ में है। सरकार से बड़ी ताकत जुडिशियरी नहीं है। जुडिशियरी चीजों को देखती है, इलेबोरेट करके सामने रख देती है। सरकार उसको भी कई एक बार चुनाव आयोग के केस में आपने देखा कि सुपरसीड करके सरकार ने नए सिरे से लेजिस्लेशन पास करके वही किया जो सरकार की मंशा थी। तो सरकार इज इटसेल्फ अ वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन नॉट बी इजीली चैलेंज्ड। सो इफ दे हैव द रियल सेंस ऑफ दैट थिंकिंग के उन मार्जिनलाइज लोगों को, तो मेक अप्रोप्रिएट डेटा। सिर्फ किस जाति में कितने लोग पढ़े लिखे हैं या किस जाति में, अरे नौकरी ही आप 1.5% बांट रहे हो, तो किस जाति में कितनी नौकरी चली गई, कौन 3 ले लिया, कौन सवा पे रह गया, कौन पौने रह गया, डज इट रियली मैटर्स? इंस्टीट्यूशन बढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे एडमिशन कहाँ लेंगे, संख्या बढ़ती जा रही है, तो स्कूल्स नहीं खुलेंगे, कॉलेजेस नहीं बढ़ेंगे, नौकरियां नहीं बढ़ेंगी, तो रिजर्वेशन बढ़ के भी क्या होगा? दैट्स वेरी फंडामेंटल थिंग, दैट्स वेरी फंडामेंटल। दीज आर दी थिंग्स। तो अब सरकार बहाली निकालती नहीं है, ओवरहेड अपने सर पे लेना नहीं चाहती है। एक बहाली निकलता है तो सरकार का सांस फूलना शुरू हो जाता है कि अब ये मंथली एक्सपेंडिचर मेरे सर पे आ गया, अब महीने का इतना वेतन बनना है सिर्फ इस मद में। तो दे डू नॉट वांट टू टेक इट सो इजीली, दे वांट टू आउटसोर्स इट टू द मल्टीनेशनल्स, जो आजकल आपकी 4 लेन्स बिछा रही हैं। वही लोग अब आगे आपके स्कूल कॉलेजेस भी चलाएंगे और वैसे ही टोल तहसील लिया जाएगा आप लोगों से और आप लोग देंगे। आने वाला है दौर, बहुत दूर नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ हम बहुत ज्यादा आशावादी नहीं है आपकी व्यवस्था को देखते हुए, तो हम कुछ कटाक्ष कर बैठते हैं। आपकी भी व्यवस्था है वकील साहब, वकील साहब आपकी भी व्यवस्था है, सबकी व्यवस्था है। सर मैं एक लाइन बोल देता हूँ आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। थुसीडाइड्स ने ना अपनी एक बहुत 3000 साल पहले किताब लिखी गई, पेलोपोनेशियन वार, और उसमें उन्होंने कहा कि उम्मीद जो है ना, होप पर कहा कि होप इज ग्रेटेस्ट कंफर्टर। और उम्मीद, अगर आशावादी लोग बड़ा आराम से जीवन जी, अच्छा ठीक हो जाएगा, बट के साथ जो बट है ना, थुसीडाइड्स ने कहा कि बट होप इज द ग्रेटेस्ट कंफर्टर बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो आशावादी लोग जो है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव चीज है, आशा बहुत एक्सपेंसिव है ना। देखिए, आस लगाए हुए जो वक्त गुजर रहा है तो अनमोल है, वापस आने वाला नहीं है। तो आस में बहुत ज्यादा बैठ जाना भी आशावान लोगों के साथ ये ट्रेजेडी रही है। हाँ, गलत है। आप आशा के चक्कर में बहुत दिन मत बैठिए, है ना। वही बात है। इसीलिए क्रांतियां हुई हैं दुनिया में। अगर वो उम्मीद में बैठे रहते तो फिर क्रांतियां ही नहीं होती। अच्छा ठीक है, सब हो जाए। बिहार को संभालना पड़ेगा। जी सर, बिहार सोया हुआ सर, है जी। और आज मैं लॉयर साहब का बात सुन करके मुझे थोड़ा सा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहार इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।